हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज केमिस्ट्री का हमारा प्रैक्टिस सेट 4 का एनालिसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि किसका रासायनिक नाम पूछा है? MgCl2। ऑप्शन ए सीजियम फ्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम आयोडाइड, ऑप्शन सी मैग्नीज क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बताइए आप सभी लोग, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? MgCl2। तो सीजियम फ्लोराइड, CSF, सोडियम आयोडाइड NaI, मैग्नीज क्लोराइड MgCl2, Mn, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसमें किसका रासायनिक नाम पूछा है? MgCl2। तो MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, अर्जेंटिक की संयोजकता होती है। अर्जेंटिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए सभी लोग। सिल्वर। प्रतीक क्या है? Ag। Ag कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 4D, परमाणु क्रमांक 47, इलेक्ट्रॉन विन्यास 4D 10 और 4s1। जब इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा तो सिल्वर की संयोजकता कितनी होगी? Ag+1। तो क्या हो जाएगा? 4D 10 और 4s 0। और जब इलेक्ट्रॉन, वैसे तो 4D क्या है? कंप्लीट है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक क्या है? यहाँ फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए कारणवश 4D में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा। तो Ag यानी सिल्वर की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4Ag+2 और 4D 9 और 4s 0। तो कितनी संयोजकता हो गई? +2। यानी कि अर्जेंटिक की संयोजकता होती है, कितनी होती है? +2। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सह संयोजक यौगिक है? सबसे पहले क्या है? ये सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं? सह मिस समान, संयोजक मिस जुड़ने वाले। ऐसे दो तत्व कैसे कैसे होते हैं? समान होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र क्या है? HCl। ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इसको अन्य सामान्य नाम से क्या क्या कहते हैं? खड़िया। और NaCl को नमक। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। अब इसमें क्या पूछा है? सह संयोजक यौगिक। तो सह संयोजक यौगिक कौन सा है? हाइड्रोक्लोराइड HCl।
करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व संयोजकता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी क्या पूछा है, तत्वों की संयोजकता। अब सबसे पहले संयोजकता क्या होती है, संयोजकता किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे इसमें किस किस की पूछी है, बोरोन की -2 और फ्लोरीन की 3। बोरोन, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, प्रतीक बी, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 3। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। और किसका पूछा है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और प्रतीक एफ, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 7। तो किसी भी ऑक्टेट को अब किसी भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहली में 2 और दूसरी में 8। तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितनी की जरूरत है, 1 की, यानी -1 की। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, 5 की। तो इसीलिए बोरॉन की हो जाएगी +3 और फ्लोरीन की -1। फ्लोरीन की -1 कितना, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो माइनस की संयोजकता आती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है यानी कि देता है, तो प्लस की संयोजकता आती है। अब इसमें क्या पूछा है, बोरॉन की +2 है और फ्लोरीन की +3 है। ऑप्शन ए ना तो ए है और ना फर्स्ट है और ना ही सेकंड है, दोनों, केवल सेकंड केवल फर्स्ट। तो इसमें ना ही फर्स्ट है और ना ही सेकंड। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अब हाइड्रोजन आबंध, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड और एक इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच बनते हैं, जब 2 डिफरेंट संयोजकता यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले तत्व आपस में जुड़ते हैं, तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या पूछा है, करेक्ट कौन सा उसके बारे में। ऑप्शन ए, एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के ऑक्सीजन परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन बी, एक अणु के विद्युत धनात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन सी, एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन डी, ध्रुवीय अणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सभी लोग बताइए। करेक्ट आंसर सी। कैसे है सी, एक अणु के बीच विद्युत ऋणात्मक, यानी कि एक अणु क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु। जैसे कि एक अणु हो गया ऑक्सीजन, ये कैसा है, विद्युत ऋणात्मक, इस पे क्या होंगे, एकांकी यानी कि लॉन पेयर, इससे क्या जुड़ा होगा, डॉट डॉट द्वारा हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। नेक्स्ट, 1940 के दशक में आणविक ज्यामितीय और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था बताइए। ऑप्शन ए, बेट और न्यूम ने। ऑप्शन बी, हेड्रिक और निकोल ने। ऑप्शन सी, हिटलर और गिलेस्पी ने। ऑप्शन सी, सिजविक और पावेल ने। तो बताइए सभी किसने किया था। ऑप्शन डी, सिजविक और पावेल ने। करेक्ट आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है? तो सबसे पहले क्या पूछा, एल्केन। अब ये आबंध होता क्या है? आबंध होता है एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, जुड़ा होता है। तो उसमें किस बॉन्ड द्वारा होते हैं? ये बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें पूछा है, द्विबंध और त्रिबंध और एकल बंध। अब ये एकल बंध किसके बीच होते हैं, द्विबंध किसके बीच होते हैं और त्रिबंध किसके बीच होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, उसे कहते हैं एल्केन। और जब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो उसे क्या कहते हैं, एल्कीन। जब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, उसे कहते हैं एल्काइन। तो इसमें किसके बीच पूछा है, एल्केनों के बीच। एल्केनों के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा, एकल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड। एल्केनों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? एल्केनों के बीच कौन सा बॉन्ड हो गया, द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध या कोई आबंध नहीं? कौन सा होता है, एकल बंध। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? अब ये लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नमी और ऑक्सीजन की। तो इसमें क्या क्या है, ऑप्शन ए O2 की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी CO2 की उपस्थिति, ऑप्शन सी पानी की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी O2 की उपस्थिति। तो बताइए सभी लोग, लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, O2 की। तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ह्रास का मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। अब ये दो शब्द होते हैं इसमें, क्या है, ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी उपचयन, ऑप्शन डी संक्षारण तथा अपचयन दोनों। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? एक शब्द होता है अपचयन, जिसे कहते हैं रिडक्शन। एक होता है ऑक्सीकरण, जिसे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होती है। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है। अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे Fe, Fe का क्या होगा, Fe+2 में, और +2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और अपचयन में Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये किस में बदल जाए, Fe+2 में। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो अपचयन होता है, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। अगर अपचयन में ऑक्सीकरण का क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इसमें किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास। ऑक्सीजन का ह्रास किसमें होगा, अपचयन में। तो अपचयन कहाँ है, यहाँ बी। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास
क्या कहलाता है? मैंने अभी बताया था इसमें किसका ह्रास हो रहा है? हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी। दो शब्द थे, एक था अपचयन और एक था ऑक्सीकरण। अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है अपचयन में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसमें क्या हो रही है? हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन की कमी को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी अपचयन तथा हाइड्रोजनीकरण दोनों। तो बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? मैंने अभी बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसे अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो उसे ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन संख्या में कमी होगी उसे अपचयन। तो इसमें क्या पूछा? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ह्रास किसमें होता है? ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपचयन। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, जंग लगने के लिए 3 घटक होना आवश्यक होते हैं। अब जंग लगने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? यानी कि नमी की और ऑक्सीजन की। इसमें ऑप्शन ए स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, ऑप्शन सी लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता, ऑप्शन डी हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर किस किस की आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए? एक लोहे पर जंग लगेगी तो लोहे की आवश्यकता होगी, प्लस ऑक्सीजन और आर्द्रता। आर्द्रता क्या कहते हैं? नमी। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना डॉट डॉट का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे की ऊपरी सतह धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होती है। तो एक तरह से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए क्षरण, ऑप्शन बी द्रवण, ऑप्शन सी ज्वलन, ऑप्शन डी बाष्पीकरण। तो बताइए सभी लोग किसका उदाहरण है? क्षरण का। क्षरण में होता है नष्ट होना। जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे की ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होती है। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद हो जाती है। तो लोहे की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे? डालेंगे या डुबोएंगे तो उसकी परत कैसी हो जाएगी? ऑप्शन ए नीली, ऑप्शन बी भूरी, ऑप्शन सी ग्रे, ऑप्शन डी हरी। तो लोहा, लोहा क्या है? Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। जब आप लोहे को किस में डिजोल्व करेंगे? कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो ये किस में बदल जाएगा? फेरस सल्फेट। और प्लस Cu क्या निकल जाएगा? बाहर। फेरस सल्फेट कैसा सॉल्यूशन होता है? भूरे कलर का। यानी कि कैसी परत कैसे लोहे की कैसी छड़ हो जाएगी? भूरी। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस जस्ते की पर चढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका आप क्या करते हो? लेप करते हैं। तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किसका लेप चढ़ाते हैं? जिंक का। ऑप्शन ए अवसादन, ऑप्शन बी निष्प्रभावीकरण, ऑप्शन सी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन डी लवणन। तो किस नाम से जाना जाता है लोहे पर जंग को बचाने के लिए? गैल्वेनीकरण। करेक्ट आंसर सी। किसका लेप करते हैं? जिंक का। Zn। जिंक को अन्य नाम से किससे जाना जाता है? जस्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील। कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो सबसे
रिएक्टिव धातु इन सभी में से सोना, सोना Au, गोल्ड सोडियम Na, लोहा Fe, मैग्नीशियम Mg, यानी कि गोल्ड, सोना, सोडियम, लोहा और मैग्नीशियम से सबसे रिएक्टिव धातु कौन सी है इन सभी में से? सोडियम। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइडों को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सर्वाधिक कौन सी विधि है? ऑप्शन ए तापन, ऑप्शन बी शीतलन, ऑप्शन बी शीतलन, जलीय मार्जन, ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण। धातु ऑक्साइड अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो किसके द्वारा धातु प्राप्त किए जाते हैं? तापन के द्वारा। यानी कि धातु को जितना ज्यादा गर्म करेंगे किसी भी धातु को उतना ही ज्यादा वो क्या होगी, उसकी अशुद्धियां दूर होगी। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, डॉट डॉट एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम की मोटी परत, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो क्या है एक प्रक्रिया? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कौन सी प्रोसेस है? जब लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेप करते हैं? जिंक का। लचीलापन, ऑप्शन सी जंग, ऑप्शन डी एनोडा एजिंग। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ध्रुवल वैद्युत अपघट्य है? अब ये ध्रुवल वैद्युत अपघट्य क्या होता है? एक होता है अनअपघट्य और एक होता है अपघट्य। अनअपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर अपने आयनों में नहीं टूटते, जैसे यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2 CO NH2। अगर आप यूरिया को जल में घोलेंगे तो ये जल में आयनों में टूटेगा नहीं, तो ये क्या है? अनअपघट्य। और वे पदार्थ जो जल में घुलने पर आसानी से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, उन्हें कहते हैं अपघट्य। ये क्या है? अनअपघट्य। यूरिया, यूरिया क्या है? अनअपघट्य। और एक होता है अपघट्य। अपघट्य जैसे NaCl, इसे पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसमें से क्या पूछा है? वैद्युत ध्रुवल वैद्युत अपघट्य है तो कौन कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या इथेनॉइक। तो इन सभी में से क्या पूछा है? ध्रुवल। ये सभी क्या है? प्रबल। ये सभी क्या है? प्रबल। और ये कैसा है? ध्रुवल। एथेनोइक, एथेनोइक का सूत्र क्या है? CH3COOH, यानी एक तरह से कह सकते हैं मेथ एथेनोइक अम्ल। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक अम्ल। इसे जल में घोलेंगे तो क्या देगा? ये CH3COO नेगेटिव और H प्लस पॉजिटिव। तो यही क्या है? ध्रुवल वैद्युत अपघट्य। तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी लोहा। तो इन सभी में से कैल्शियम Ca, तांबा कॉपर, जस्ता Zn, लोहा आयरन। इन
में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बताइए सभी लोग। कैल्शियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? कैल्शियम। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी यसदलेपन, ऑप्शन सी वलनीकरण, ऑप्शन डी अपचयन। तो उपचयन को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीकरण। उपचयन रिडक्शन। यसदलेपन, यसदलेपन को क्या कहते हैं? बल गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण में किसका लेप करते हैं? जिंक का। तो इसमें क्या पूछा है? लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? यसद लेपन, जिसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। और किसका लेप किया जाता है? जिंक का। अब उपचयन, उपचयन वही ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन की क्या होती हो? कमी होती हो, या ऑक्सीजन संख्या में क्या होती हो? वृद्धि होती हो। अपचयन रिडक्शन, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, या ऑक्सीजन संख्या में क्या होती हो? कमी होती हो। अब ये बलनीकरण क्या है? बलनीकरण है जब रबर को, अब सॉफ्ट रबर है, सॉफ्ट रबर को थोड़ी हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? सल्फर मिलाई जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बलनीकरण। क्या मिलाई जाती है इसमें? सल्फर। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। नेक्स्ट, गैल्वनीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग इस्पात पर सुरक्षित आवरण बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है गैल्वनीकरण में? जिंक का। ऑप्शन ए प्लेटिनम पीटी, ऑप्शन बी तांबे कॉपर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सीसा लेड पीवी, ऑप्शन डी जस्ता जेड। तो किसका किया जाता है? जेड का। करेक्ट आंसर डी पीवी, यानी कि प्लेटिनम को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें भी क्या पूछा है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी जस्ता। बताइए सभी कौन सा करेक्ट आंसर? पोटेशियम, के, कैल्शियम सी ए, सोडियम एन ए, जस्ता जेड है। तो इसमें सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या पूछा है? घरेलू वस्तुओं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अम्लों का राजा, किंग ऑफ द केमिकल। ऑप्शन ए टूथपेस्ट, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी मक्खन। तो घर में किसका यूज करते हैं? इन्वर्टर का। इन्वर्टर में बैटरियों में क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए H2SO4,
तो इसमें क्या पूछा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आणविक सूत्र, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन सी KOH, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन डी HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl। H2SO4 किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है। यानी क्या पूछा, कपड़ा और रबर उद्योगों में, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग और फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी परक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही, सॉरी, नाइट्रिक अम्ल HNO3, परक्लोरिक अम्ल HClO4। इसमें म्यूरेटिक अम्ल को अन्य किस नाम, म्यूरेटिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर ए। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो हमारे पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस हो जाएगा। सबसे पहले ये लिटमस क्या है, लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है, इंडिकेटर यानी कि सूचक, जो हमें अम्ल और क्षार की क्या कराता है, पहचान कराता है। अब जब ये नीला लिटमस पेपर किसके संपर्क में आएगा, इसमें अम्ल के संपर्क में। लिटमस पेपर कैसा है, नीला, किसके संपर्क में आ रहा है, अम्ल के संपर्क में। तो कैसा हो जाएगा, लाल। और जब ये लाल लिटमस पेपर किसके संपर्क में आएगा, क्षार के संपर्क में आएगा, कैसा हो जाएगा, नीला। जब आप नीले लिटमस के ऊपर अम्ल डालेंगे तो लाल कलर देगा, और लाल लिटमस पेपर पर क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे तो नीला देगा। अब ये अम्ल क्या है और क्षार क्या है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे तथा कैसे होते हैं, सॉरी, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे और जल में घुलने पर क्या आ जाते हैं, H+ आयन, जैसे कि HCl। HCl को आप जल में घोलेंगे तो क्या देंगे, H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब ये क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं और जल में घुलने पर क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। जैसे कौन सा, NaOH। NaOH क्या है, क्षार है, इसे जल में घोलेंगे तो क्या देगा, OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो इसमें क्या पूछा है, अम्ल के संपर्क में नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, लाल। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में होता है, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक, जब हमारे लग जाती है तो उसके ऊपर क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है, बोरिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉस्फोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। बोरिक अम्ल H3BO3, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, संतरे में।
सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तो इन सभी में से एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है बताइए सभी? H3PO4, ये किसमें पाया जाता है? डीएनए में। और सिट्रिक अम्ल संतरे में। H2SO4 किसमें पाया जाता है? बैटरियों में। तो कौन सा रहेगा? बोरिक अम्ल। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, अम्लराज एक्वारेजिया का मिश्रण होता है। सबसे पहले ये अम्लराज क्या है? अम्लराज यानी कि ज्यादातर वस्तुओं को जब हम घोलते हैं तो किसमें घोलते हैं? या नाइट्रिक अम्ल में या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में। और ऐसी वस्तुएं यानी कि ऐसी धातु जो नाइट्रिक अम्ल में या किसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं घुलती, तो उसके बाद क्या बनाते हैं? एक मिश्रण बनाते हैं जिससे क्या कहते हैं? अम्लराज। अम्लराज में प्लेटिनम, गोल्ड जैसी धातुएं आसानी से क्या हो जाती है? घुल जाती हैं। तो अम्लराज किस किस का मिश्रण है? ऑप्शन ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इसमें क्या पूछा? सांद्र। अब ये सांद्र क्या है और तनु क्या है? दो शब्द आए, एक सांद्र और एक तनु। तनु, तनु में पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। सांद्र में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। तनु में तनु में होता है पतला और सांद्र में होता है गाढ़ा। यानी कि अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम, तो कैसा होगा? सांद्र। और तनु में पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम, तो इसमें क्या पूछा? अम्लराज। अब अम्लराज है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी कि 3 HCl। सांद्र को क्या कहते हैं? कंसंट्रेट 3 HCl प्लस कंसंट्रेट 1 HNO3। इसका मिश्रण क्या बनता है? एक्वारेजिया। इसका मिश्रण क्या बनता है? एक्वारेजिया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। जय हिंद।